So good morning students. Today we will start from the chapter number 2, दादी माँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप इंजॉय करोगे और अपने साथ अपनी पेन और पेंसिल रख लेनी है। मीनिंग्स आपने साथ साथ लिखते जाना है और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो साइड पे मार्क कर लीजिए ताकि आप बाद में मुझसे पूछ सको। सो फर्स्ट लाइन से स्टार्ट कर रही हूँ। इस पार्ट में जो बताया गया है वो मुख्यतः क्या भूमिका है मैं बता देती हूँ आपको कि लेखक जो है वो अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करता है। इस पार्ट में लेखक ने अपनी दादी माँ के बारे में बताया कि वो कितनी दयालु किस्म की औरत थी और अपने अच्छे स्वभाव के कारण वह घर में ही नहीं बाहर भी बहुत लोकप्रिय थी। सभी जगह के लोग उसे बहुत अधिक पसंद करते थे, उसका बहुत आदर मान करते थे क्योंकि वह हर एक का भला चाहती थी, हर एक की मदद करती थी। इसमें लेखक बताता है जब वो बीमार है कि कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो ये है कि जरा सी कठिनाई पड़ते ही बीसों गर्मी बरसात और बसंत देखने के बाद मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। वो कहता है कि मैंने जीवन में, लेखक कहता है कि मैंने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ देखी, मुश्किलें देखी, बहुत सारे मौसम बदलते देखे, बहुत सारी बहारें आती देखी, पर वो कहता है कि आज भी मेरा मन बेचैन सा हो जाता है। और जो मेरे शुभ चिंतक है जो भला चाहने वाले हैं, वो मेरे जो मित्र हैं, मेरे मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए, मुझे खुश करने के लिए वो आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे जो है वो बुराई करते हैं, क्योंकि मित्रों की आदत है कि वो मुंह पर तो मीठी मीठी बातें करेंगे लेकिन पीठ पीछे जो है वो बुराई करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। तो इस प्रकार के हैं। तो उसके बाद जरा से प्रतिकूलता होता है उलट विचार होना, से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मैं छोटी सी बात से घबरा जाता हूँ। मतलब उनको पीठ पीछे बातें करने की, चुगली करने की आदत है। मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी भी उन बातों को ना सोचूंगा। किन बातों को ना सोचूंगा? जो वो बातें कहते हैं, जो वो मेरे पीछे मेरी बुराइयां करते हैं, मैंने नहीं उनके बारे में सोचना, क्योंकि उनको तो आदत ही है। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। वो कहता है कि सोचने से क्या होता है, कुछ भी नहीं हो पाएगा। बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। कि जैसे मौसम बदलता है और ठंड की ऋतु में जो है वो ठंड आने पर एक धुंध सी छा जाती है और तुरंत ही वो गायब हो जाती है। तो इस कारण वो कहता है कि अब मैं बिल्कुल भी कुछ भी उनके बारे में नहीं सोचूंगा। वो कहता है कि मैं उसे नज़रअंदाज ही करूंगा। मुझे लगता है कि जैसे कवार के दिन आ गए। कवार के दिन कौन से होते हैं? कवार जब बरसात का आखिरी महीना होता है उसे कहते हैं कवार के दिन। कवार के दिन आ गए हूँ और मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा हो, क्योंकि बरसाती दिनों में अक्सर नदी नाले जो है वो पानी से भर जाते हैं, उनमें पानी जमा हो जाता है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अदगली घासें जो है, घेवर और ब्यन प्याज की जड़ें, नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र प्रकार की गंध छोड़ रहे हैं। इन सब का भाव ये है कि जब बरसात की ऋतु आती है तो उस ऋतु में जो भिन्न भिन्न प्रकार के फल हैं, सब्जियां हैं, घास है, वो पानी में मिलकर, बरसाती पानी में मिलकर जो है, और ऊपर से कभी कभार तो बरसात होती है लेकिन कभी कभार सूरज जो है वो गर्म होता है, तपती है, हुमस का जो वातावरण है, और उसके कारण वो सड़ जाते हैं और एक विशेष प्रकार की जो बदबू, जो दुर्गंध सी है, गंध सी है, वो उस पानी में से आने लगती है। क्योंकि पानी जब कहीं बहुत देर तक खड़ा रहता है तो विशेष प्रकार की एक बदबू सी उसमें आती है, गंध सी आती है।
रास्तों में कीचड़ सूख गया है, कहीं कहीं रास्तों में कीचड़ जो है ऐसे बरसात के दिनों में सूख जाता है। और जो गांव के लड़के हैं वो किनारों पर झाग भरे जलाशयों में, वो तालाबों में वो धमाल करते हैं, कूदते हैं, मस्ती करते हैं। और अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं, क्योंकि हर मौसम की विशेषता अपनी होती है। लेखक कहता है कि आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले तो लेकिन उसको कोई चिंता नहीं होती। अगहन में चिड़वा और गुड़ ना मिले, अगर सर्दी आती है तो गुड़ और चिड़वा ना मिले तो उसको कोई दुख नहीं होता। चैत के दिनों में तो कहता है लाई, लाई होता है चावल, जिसे मतलब जैसे आप फुल्लियाँ पंजाबी में कहते हो ना, तो लाई मीन्स वो चावल को भून कर जो उसके साथ गुड़ मिलाकर मुरमुरा खाया होगा आपने कभी, तो वो पट्टी सी वो बनाई होती है। वो कहता मिले, वो चाहे ना भी मिले तो इस बात का मुझे अफसोस नहीं होता, इस बात का कोई भी अफसोस नहीं है। लेकिन जो वो कहते हैं कि लेकिन इस मौसम में वो जो अफसोस नहीं, पर कुआर के दिनों में गंध पूरन झाग भरे झरनों में वो कहता है कि जो है वो जल में कूदना ना मिले। बच्चे जो हैं वो जल में कूदते हैं और उस जल में कूदना उनको ना मिले तो वो उस बात का उसे अफसोस होता है, उसे बुरा लगता है, उस बात का उसे बुरा लगता है। वो कहते हैं कि बच्चे नदी नालों में कूदकर जो है वो मस्ती करते हैं और उस बात का मज़ा लेते हैं। मैं भीतर हुड़क रहा था कि मैं भीतर जो है वो बेचैन हो रहा था। वो मैं बेचैन होने के कारण जो है, जस्ट अ मोमेंट, देयर इज सम नेटवर्क इशू। Arvinda ma'am, is my screen is visible? Yes ma'am. ओके, थैंक यू। हुड़क रहा था, हुड़क का अर्थ है बेचैन। दो एक दिन ही कूद सकता था, नहा धोकर बीमार होगा, क्योंकि बच्चे जब बरसाती पानी में नहाते हैं तो वो बीमार हो जाते हैं, उसके कारण वो भी बीमार हो गया था। और हल्की बीमारी, जब वो उसका बचपन था तो उसे हल्की बीमारी जो थी वो अच्छी लगती थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ तब उसे बीमार होना अच्छा नहीं लगता था। थोड़ा थोड़ा ज्वर आ गया, सर में सिर दर्द, और खाने के लिए दिन भर उसे नींबू और साबू मिलता, साबूदाने की खिचड़ी मिलती, लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो वो चढ़ता ही गया, मतलब वो काफ़ी दिन तक बुखार में तपता रहा। रज़ाई पर रज़ाई दी गई, उतरा रात के 12 बजे के बाद। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। वो कहता है कि दिन भर चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, दादी माँ माँ की तरह ही उसका ध्यान रखती थी, शायद नहाकर आई थी और झाग वाले जल में, और पतली दुबली सी वो थी, स्नेह से भरे हुए शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, पर जिसकी किनारी नहीं थी ऐसी धोती उन्होंने पहनी हुई थी, और सफ़ेद बालों के सिरों पर सदैव, सदैव होता है जैसे अभी अभी कोई नहा के आया हो और कुछ पानी की बूंदें जो है उसके माथे पर टपक रही थी। जल की शीतलता उसके शरीर से, मतलब जैसे हम नहा के आते हैं तो शरीर एकदम से ठंडा होता है, वैसी ही वो दिखाई दे रही थी। आते ही उन्होंने सर पेट छुआ, मतलब उसका बुखार देखा, आंचल की गांठ खोलकर किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, मतलब विभूति, विभूति लगाते हैं ना भगवान के, जो पाठ पूजा से जो वो विभूति बनाते हैं वो भी लगाई, माथे पर लगाई, और दिन रात चारपाई के पास बैठी सेवा करती रही। पंखा जलती, कभी हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी, दालचीनी क्या होता है, आपने अपने रसोई घर में माँ को इस्तेमाल करते हुए एक मसाला होता है, इसको उस दालचीनी को पीस कर उसका लेप लगाया जाता है। 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, मतलब जो उसके बुखार के लिए जो पट्टियाँ करनी होती थी उसमें वो देखती कि वो हांडी जो है वो भगोना जो है वो कोई लाया है कि नहीं, उस
उसे पीपल की छाल से छौंका क्यों नहीं कि नहीं। पीपल की छाल से चौंका मतलब कि पत्ते उसमें डालकर उसे साफ और स्वच्छ किया जाता है। तो वो ये बार बार परखती कि सब काम ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं। खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, मतलब जो खिचड़ी बीमार व्यक्ति के लिए बनाई जा रही है उसमें अच्छी तरह वो बनी है या नहीं। कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, मतलब कि अगर कोई घर में आया है तो वो हाथ मुंह धोकर ही अंदर आए, सीधा बीमार व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि जर्म्स होते हैं ना। तो ऐसा वो सब मतलब हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखती। लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर सारे घर वालों को कभी कभार तो ऐसे लगता कि दादी सबको परेशान कर देती, परंतु दादी जो थी वो सबका ध्यान भी रखती थी। दादी माँ को गवई गांव के 50 किस्म की दवाइयाँ जो थी उसका मुंह जबानी नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता है उसके पास पहुंचती और हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना आदि ये सब देखकर वो उसको दवाई देती। और भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया ये सब मतलब बीमारियों के ही नाम बताए गए हैं तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। मतलब वो एक अनुभवी औरत थी और उसे सब परख थी कि कौन से लक्षण किस बीमारी के हैं। महामारी और विषूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़, लवंग होता है लौंग और विषूचिका होता है छूत का रोग, गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप सब उन्हें देती दिखाती। और सफाई कोई उनसे सीखे, मतलब आस पास स्वच्छ वातावरण रखती। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर के गिलाफ जो थे वो नहीं बदले जाते तो वह पागल हो जाती का भाव यहाँ पर ये है कि वो बहुत नाराज होती। बुखार तो मुझे अभी आता है, नौकर पानी दे जाता है। अब वो लेखक कहता है मैं बड़ा हो गया हूँ, बुखार तो अब भी चढ़ता है, नौकर पानी दे जाता है। मैस महाराज मेरे मन से अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबूदाने की खिचड़ी दे जाता है। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग जाता है। तिताई मतलब दवाई को कहा गया है। हाँ जी मैम, मतलब वो दवाई को ही कहा गया है। तो इस तरह वो कहती कि मतलब ना जाने ऐसे क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। मतलब अब वो बड़ा हो गया तो उसका मन करता है कि ऐसा बुखार ना ही चढ़े तो अच्छा है। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पेज नंबर 6 पर आइए। किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर वो गायब रहती। सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया था। पड़ोसन आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, मतलब सभी औरतें उसे बुलाने जाती और दादी कुछ समय के बाद ही आती। बहुत बार बुलाया जाता फिर आती। बहन बुरा ना मानना। कार प्रयोजन का घर ठहरा। कार प्रयोजन का यहाँ पर अर्थ है काम काज। एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं है। जानने को यूं सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति विलंब का कारण बन जाती। विलंब का अर्थ है देर। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहर निकसार में, निकसार होता है आंगन में, दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोनों में दुबकी दुबकी हुई रामी की चाची खड़ी थी। दुबकी हुई मतलब कहने का डर कर वो खड़ी थी। सो ना होगा धन्नो, रुपए मये सूद के आज ही दे दे। मतलब धन्नो ने कुछ रुपया दादी माँ से उधार लिया था और वो उससे मांग रही थी। तेरी आंख में शर्म नहीं है, वो उसे दुत्कार रही थी कि पहले ही उधार ले चुकी है और वो तो पैसे तुमने लौटाए नहीं हैं और अब और मांगने आ गई है। मांगने के समय कैसे आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी थी कि मुझे अभी पैसे दे दो। अब लगी है आजकल करने, मतलब अब वो उसे पैसे नहीं दे रही है, आजकल कर रही है। फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी, फसल तो कट चुकी है।
और अब तू अगले साल की बात कर रही है। वो कहने लगी, दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े, आंचल मीन्स पल्लू पकड़कर, आंचल साड़ी का आंचल मीन्स पल्लू पकड़कर दादी माँ के पैरों की ओर वो झुक गई। बिटिया की शादी है, आप ना दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार, निस्तार का अर्थ है उद्धार, कैसे होगा। मतलब उसकी बेटी की शादी है तो वो कहती है कि दादी माँ आप दया कर दीजिए तो इस तरह बच्ची का ब्याह हो जाएगा। हट हट, अभी नहा के आई हूँ, दादी माँ ने उसे दुत्कारा, मतलब पीछे हटने को कह दिया। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी, मतलब उससे टोका गया। चल चल, चला है समझाने, मुझे मत समझा। उसने लेखक की बात भी ना मानी। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, बहुत सारे दिन बीत गए, और वो भी उस बात को भूल चुका था, उस प्रसंग को भूल चुका था। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विवहल होकर कहा, विवहल मतलब बेचैन होकर कहा, उऋण हो गई बेटा। मतलब उऋण मीन्स ऋण मुक्त, जो उधार लिया पैसा था वो सब चुकता हो गया। भगवान भला करे हमारी मालकिन का। और मालकिन कौन है? दादी माँ। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, मतलब उसका जो पैसा उधार लिया था वो सब माफ कर दिया, ऊपर से 10 रुपए और देकर बोली, देखो ना धन्नो, जैसे तेरी बेटी वैसे ही मेरी बेटी, 10-5 के लिए हंसाई ना हो, हंसाई ना हो, जग हंसाई ना हो, मतलब समाज में मजाक ना बने। देवता है बेटा, देवता। मतलब दादी माँ की प्रशंसा करने लगी। इन सब बातों से पता चलता है कि दादी माँ बहुत ही दयालु किस्म की औरत थी। और वह बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी तो ना क्या ना लाभ होगा। मतलब धाक जमाना या डांटना तो उनका अधिकार है। मन ही मन इस तर्क पर वो लेखक जो है वो हंसता रहा। किशन के विवाह के दिनों की बात है कि विवाह के 4 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती है। लेडी संगीत होता है ना, जैसे आपने भी देखा होगा। तो रात भर जो औरतें हैं वो जागकर सभी जो हैं वो गीत गाती हैं, नृत्य करती हैं। तो ये इस तरह से उसके घर में भी ऐसा ही कुछ माहौल था, और औरतें जो थी वो नाच गा रही थी। विवाह की रात को अभिनय भी होता है और वो एक्टिंग भी करती है। अभिनय मीन्स कोई एक्टिंग करनी। तो इस तरह से उनके घर में भी ऐसा ही माहौल था। ये प्रायः एक ही कथा हुआ करती थी, उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक, पुत्रोत्पत्ति मतलब पुत्र के पैदा होने तक क्या, सभी नाट्य रूपांतरण, जैसे नाटक सा बनाकर औरतें अभिनय करती और दिखाती थी। तो उस तरह से वो भी औरतें, सभी औरतें उसमें पार्ट लेती। तो वो सभी औरतें वहाँ, घर की सारी औरतें उसमें पार्ट ले रही थी। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका था। लेखक बीमार था और बीमार होने के कारण वो जो था वो बारात में ना जा पाया था। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। दालान का अर्थ होता है जो बरामदा। दलान का यहाँ पर क्या अर्थ है? बरामदा। तो वो भी बरामदे में सो रहा था और बारात जाने के बाद वो वहाँ पहुँचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति जताई। आपत्ति जताई मतलब ऑब्जेक्शन दिया कि क्यों ये यहाँ पर, जो विरोध सा किया कि क्यों ये यहाँ पर सो रहा है, और ये हो सकता है हमारे औरतों का अभिनय देख रहा हो। तो वो सब औरतें जो थी वो बुरा मानने लगी। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है, अर्थात पवित्र होता है। तो इसलिए जो है वो तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए, ये तो घर का लड़का है, तुम्हें बुरा मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पेज, नंबर 8 पर आइए सभी बच्चे। मुझे भी एक ही चारपाई पर चादर उड़ाकर
दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कभी जोर से हंस दूं, क्योंकि वो औरतों को अभिनय करता हुआ देख रहा था और उसे हंसी आ रही थी। भेद खुल जाए, लेकिन इस बात से डरता था कि अगर औरतों को पता चल गया कि वो जो है सो नहीं रहा, उनकी बातें सुन रहा है, उनका नाटक देख रहा है, तो वो उन्हें बहुत मारेंगी। पर भाभी की बात पर हंसी रुक ना सकी और भांडा फोड़ हो गया। बांडा फोड़ हो गया मतलब भेद खुल गया। बांडा फोड़ हो जाना मतलब भेद खुल जाना। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद इसे तो दूध पिला दो। मतलब मजाक किया कि ये तो बच्चा है, इसे दूध पिलाना चाहिए, ये तो ऐसे ही अनमना होकर यहाँ पर सोया हुआ है और बेकार में ही हम सबकी बातें सुन रहा है। हाथापाई शुरू हो गई। दादी माँ ने कहा, लड़के से क्यों लगती हो? लगती हो मतलब क्यों लड़के से बातें तुम मुंह जोरी करते हो, क्यों बहस करती हो? तो दादी माँ ने उसे रोका। सुबह रास्ते में देबू की माँ फिर से मिली और मजाक उड़ाने लगी, कल वाला बच्चा है भाभी, कल वाला। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जाकर खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते तो अबेदान मिल जाता। अबेदान मिल जाता मतलब जीवन दान मिल जाता। अर्थात दादी माँ, जैसे कि दादियों का स्वभाव होता है कि अगर किसी से डांट पड़ रही हो तो वो बीच बचाव के लिए बीच में आ जाती है। ऐसा ही दादी भी किया करती थी। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। क्यों मालूम होती है? क्योंकि अब वो बड़ा हो चुका है और उसकी प्यार भरी बातें, ममता पूर्ण व्यवहार, उसकी मतलब सब चीज़ें उसे याद आती हैं। परिस्थितियों का वात्या चक्र, वात्या चक्र वैसे भवंडर को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर घटना चक्र हम कह सकते हैं कि जीवन को सूखे पत्ते सा कैसे नचाता है। दादी माँ खूब जानती थी कि जीवन में कभी खुशियाँ हैं, कभी गम हैं। दादी माँ को सब अनुभव थे। दादा की मृत्यु के बाद वे बहुत उदास रहने लगी थी और संसारिक लोग उसे धोखेबाज से मालूम होते थे। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया वे सदा आगे बेचकर पीछे की जाने की झूठी बात कहा करते थे। कि कहते कि दादाजी भी धोखा करके चले गए, वो उससे पहले ही इस दुनिया से चले गए, और जबकि उन्होंने वादा किया था कि पहले मैं जाऊंगी। मतलब इस बात पर से पता चलता है कि दादा के जाने के कारण दादी माँ अब दुखी थी। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह, मतलब जो लोग उसकी संपत्ति पर जो अधिकार जमाना चाहते थे, उससे पैसा ऐंठना चाहते थे, उनके मुंह खुल गए थे। मुंह में राम बगल में छुरी एक लकोटती है कि अर्थात मुंह पर तो मीठी मीठी बातें करना, लेकिन पीछे से किसी का नुकसान करना, किसी का बुरा करना। तो उस स्थिति के कारण अब दादी भी डामाडोल सी हो गई है। अब दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने अतुल संपत्ति, बहुत ज़्यादा धन आदि खर्च कर दिया था। जबकि दादी ने कहा था कि कुछ ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पिताजी नहीं माने थे और बहुत सारा खर्चा उनके श्राद्ध पर खर्च हो गया था। और अब क्या हुआ कि दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। कड़ाके का जाड़ा मतलब सर्दी पड़ रही थी और सन्नाटा सा था। पाले की शीत मतलब ठंड हड्डियों में घुस रही थी। शाम को देखा कि दादी गीली धोती पहने हुए कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठ गई है और उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। स्नेह कातर मीन्स प्रेम से जो सनी हुई आंखें जो थी, वो उस पर कभी भी उसमें आंसू नहीं आए थे। लेकिन आज उन आंखों में जो थे वो आंसू थे और वो जैसे तरसती हुई, प्यार के लिए तरसती हुई आंखों में उन्होंने कभी भी आंसू नहीं देखे थे, लेकिन आज जो थे वो आंसू थे। मैं बहुत देर तक मन अपना मन मारकर उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा कि आप, उस लेखक ने पूछा कि क्या आप रो रही थी? तो दादी माँ ने
कहा कि तो उसने दादी से पूछा कि तुम रोती क्यों हो। दादी माँ ने मुस्कुराकर कहा कि बात को टाल दिया, तूने अभी खाना खाया है कि नहीं, चल चल धोती तो बदल लो। दादी मतलब उसकी बात ही नहीं सुनी और उस बात को टाल गई। अपने मन का दुख वो उससे नहीं बताना चाहती थी। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया बातें कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने जितने पैसे खर्च किए थे अब उन पर कर्जा सा हो गया था और वे रोआंसे से हो गए थे। और दादी माँ ने उनका माथा सहलाया, उसे हौसला दिया कि मैं अभी हूँ, तुम लोग क्यों चिंता करते हो। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमचमाती सी चमकती चीज निकाली। तेरे दादा ने ये कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाए थे। उनका गला भर आया और उसे याद भी आ गई दादा की उन्होंने उसे दिए थे। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर संभाल कर रखती आई हूँ, ये उनके वंश की निशानी है। तो उन्होंने अपने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। आगा पीछा का यहाँ अर्थ है शुभ अशुभ, मतलब अगर ज़रूरत पड़ी तो कोई चीज़ जो है वो ज़रूरत पड़ सकती है, वो सब सोच समझ के ही जीवन में चलते थे। सचमुच मुझे दादी माँ शापग्रस्त देवी सी लगी, शापित सी देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अभी भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। मन बार बार अपने आप से पूछता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही, अर्थात दादी माँ की अब मृत्यु हो चुकी है। तो इस तरह से आज आपने ये चैप्टर पूरा अच्छे से रीड कर